कुंभ मेला, कुंभ स्नान मेले का शुरू करो भाई। आज मैं ज्यादा ही खुश हूँ कि आज पत्रकार बंधु बहुत ज्यादा आए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए, देश के हालत और खासतौर से महाराष्ट्र के हालत भी दिन ब दिन जो है ना सांप्रदायिकता में झुके जा रहे हैं। नफरत नफरत नफरत, सिर्फ हिंदू और मुसलमान किसी देश से आए हुए नहीं, इसी देश के रहने वाले हैं और मुसलमानों ने इस देश में बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। जब बंटवारा हुआ देश का 1947 में, तो मुसलमानों को चॉइस थी और कहीं जाने की, पाकिस्तान जाने की, लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष जिंदाबाद बोला है। लेकिन आज जो हो रहा है ना, मंत्री पद पे बैठे हुए लोग रोजाना कहीं न कहीं नफरत के बीज बो रहे हैं। बोल दिया कि बुर्का पहन के लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकती, आपने शुरू कर दिया आपने। उसके बाद जो है चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया, लड़कियों में डर पैदा हो गई, क्या करेंगे। चलो खैर, उसके बाद मैं स्वागत करता हूं शिक्षा मंत्री का, उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कह दिया कि तबलीगी जमात पर बैन लगना चाहिए। मैं आज खुले मंच से कहना चाहता हूं कि तबलीगी जमात वो जमात है जो दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है, जो आपसी मेल मोहब्बत और देश से मोहब्बत करने का तरीका सिखाती है, जो सिर्फ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर क्या है, क्या करना चाहिए इंसान को, वो सिखाती है। और ये कह रहे हैं तबलीगी जमात पे बैंड होना चाहिए। मैं पूछता हूँ नारायण राणे से, क्या तुम्हारी आंख नहीं है? तुम नहीं देख रहे हो कि कुंभ के मेले में जहां आप लोगों ने अनाउंस किया कि कोई मुसलमान की दुकान नहीं लगना चाहिए, जो दुकान लगे वहां पे नाम की पट्टी लगाओ ताकि मुसलमानों को बाइकआउट किया जाए, वहां पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने घर सब खोल दिए। जितनी ताकत थी उनकी, उन्होंने बिस्तर दिया, सोने की जगह दिया, खाना दिया, पानी दिया, पैसे दिए, जो भी कर सकते थे मुसलमानों ने किया। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री हो या ये जहर बोने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक बार भी खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमानों, वो मुसलमान जिससे हम नफरत करते हैं, वो मुसलमान ने कुंभ में क्या काम किया। ये जाना चाहिए। आप लोग जरा इसको नोट करिए, बताइए कि क्या किरदार है मुसलमानों का। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस तरह नफरत। अब देखिए आप, मैं बताऊं आपको, ये वहां का मसला है। तंबापुर जलगांव में यूनिस बुरहान शेख, एक 65 साल का आदमी, ये इसको भैंस का गोश्त बेचता है। ये इसका कहना है। मैं नहीं कहता हूं भैंस का गोश्त हो या गाय या बैल का गोश्त हो, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे पकड़ के 1 मिनट में तय कर सकते हैं कि ये गोश्त किस चीज का है? अगर आपको लगता है कि ये गाय का गोश्त है, बैंड है गाय का गोश्त, आप गोश्त को ले जाइए, इसको जो है चेक कीजिए, चेक करने के बाद उस पर आप जो है केस फाइल कीजिए और उसको सजा दीजिए। मैं पूछता हूं सरकार से कि इसी देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे गाय बैल कट रही है, इसी देश में जहां आपकी सरकार है, वहीं पे गोवा के अंदर गाय बैल कट रहा है और वहां कुछ नहीं, आप बैन कर रहे हो। लेकिन इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बगैर चेक किए हुए आप जाकर घर में दुकान को तहस नहस कर दो, मारो और नंगा करके चौराहे पर लाकर एक बुजुर्ग 65 साल के आदमी को नंगा करके मारा जा रहा है। जाए किसके पास बात करने को? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, परेशान है। मैं कहता हूं कि जब आदमी तंग आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम खड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर रोक लगाइए। और एक जो है, जो लोग नफरती भाषण करते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? सरकारें केस क्यों नहीं करती? लेकिन कहा कि पुलिस को कहा गया कि जहां भी हेट स्पीच होती है आप उसका सो मोटो लो। लेकिन सो मोटो आज तक मैंने नहीं देखा कहीं पुलिस ने लिया। हाँ, इसमें सो मोटो लिया, वहां पर कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, तो पुलिस खुद कंप्लेन कर रही है और इसमें सो मोटो ले रही है मुसलमानों के खिलाफ। इस तरह की चीजें रोजाना हो रही हैं। देखिए, 500 साल पुरानी दरगाह अहमदनगर में, 500 साल पुरानी दरगाह है। ये दरगाह पहले किसकी थी, कौन था, वो जाने दीजिए। 500 साल पुरानी दरगाह अगर है तो वहां जाकर के दरगाह को तोड़ देंगे। 31 जनवरी तक दरगाह नहीं टूटी तो हम खुद तोड़ देंगे। यह जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उस पर स्टे है कि कोई वहां जाएगा नहीं जब तक कोई फैसला नहीं होता है। लेकिन वहां पर जाकर के ये जो गेरुआ रंग वाले हैं, भगवा झंडे वाले हैं, वहां जाकर झंडा लगाकर वहां पर रोजाना पूजा कर रहे हैं और मुसलमानों को वहां जाने की इजाजत नहीं है।
ये कौन सा इंसाफ है? मुसलमान जाने, वहां के मुसलमान, वहां के लोग जो हैं जाकर बैठे हुए हैं तहसीलदार की ऑफिस पर 23 दिसंबर से 23 दिसंबर से वहां बैठे हुए हैं। 400 दिन से ज्यादा हो गया है, पिछले साल से बैठे हुए हैं और आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। रोज धरने पर लोग जो है ना चक्री धर्मा आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, धरना कंटिन्यू चल रहा है। और अहमदनगर में ज्यादा ही कुछ ये हो रहा है कि रोजाना जो है इस तरह की चीजें की जा रही हैं। मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने आपसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप एक लॉ बना दीजिए ऐसा कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई बड़ा नेता हो, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पैगंबर इस्लाम हो, देवी देवता हो, कुरान शरीफ हो, वेद हो, कोई भी किताब हो, बाइबल हो, उसके खिलाफ कोई जहर बोलता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए और ऐसा केस बनाया जाए कि उनकी जमानत ना होने पाए। मजाक कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, आपने लगा दिया केस, गए चौकी में साइन करके आ गए, बात खत्म, फिर वही कर रहे हैं। और जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग जेल में गए हैं, 307 केसेस हुए हैं, बिना किसी को चोट लगे हुए 307 मुसलमानों पे केस हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग शपथ लेते हैं कि मैं मंत्री एमएलए की शपथ लेते हैं, ये सब ढकोसला है, बेईमान लोग हैं, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अभी कहा इन्होंने अपना नीतीश राणे ने कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है। ये अल्फाज कैसे निकाल सकते हैं वो? आप सेकुलर सरकार की कसम खाते हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होते हुए भी इतनी छोटी घटिया बातें करते हैं आप। हिंदुत्ववादी सरकार है, यहां पर जो है धर्म परिवर्तन के खिलाफ काला कानून बनेगा, बनाइए ना। संविधान कहता है 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं धर्म बदली कर सकता है। बहुत सारे मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, हमने तो नहीं कुछ कहा। अगर संविधान में ये प्रोविजन है कि 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से अपना विवाह कर सकते हैं, माँ बाप जिन्होंने पाला है वो कुछ नहीं कर सकते, ये कानून अगर देश में है, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप क्यों कैसे कर रहे हैं? आप लोग खुद जा करके लोगों को पैसे दे करके उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशराइज करके, लालच दे करके ये काम कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुसलमानों में कोई जमात ऐसी नहीं है जो किसी पे कोई प्रेशर लगाती हो कि जाकर धर्म परिवर्तन करो, और इसमें कहीं रोक नहीं लग रही है। इसमें लोगों जो बेचारे रिमोट में रहते हैं उनसे पूछिए क्या हालत है आज। ये इन सब चीजों पे आप ये बात नहीं करते हो कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, लोगों की रोजी कैसे बढ़ेगी, देश तरक्की कैसे करेगा, देश का जीडीपी घटता जा रहा है। और अभी आज जो 1 लाख करोड़ कंट्रैक्टर का पैसा बाकी है तो सरकार नहीं दे रही है, पैसे नहीं बोल रहे, नहीं दे रही सरकार, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जो है टीचर्स की सैलरी बाकी है, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो है लाडली बहन की योजना, लोग इलेक्शन में पैसे बांटते हैं ना, जाके धीरे देते हैं, वोट हमको देना, कोई वोट खरीद लेता है, ये ऑफिशियली पैसा, ऑफिशियली ब्राइब है कि भाई इतना पैसा देंगे। अब हर सरकार यही कर रही है कि हम आए चुन के 2500 देंगे, अब आए तो 2000 देंगे। ये चीजें मैं समझता हूं कि ये चीजें, इसको ब्राइब में, रिश्वत में लेना चाहिए, रिश्वत में ये चीजें बोल करके आप वोट ले रहे हैं सरकारी पैसे दे करके। आप कुछ लोग तो जब जो सरकार में नहीं रहते हैं वो जाकर पैसे देकर चुन के आते हैं, तो वही तो चीज ये भी हो गई ना, ये ब्राइब ही हो गया। और पैसा नहीं है, टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, लोगों के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, कह रहे पैसा नहीं है। आज 3 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है कारपोरेशन का। हम लोग का, मेरा इलाका पूरा का पूरा जो है स्लम इलाका है, हजारों गलियां हैं जहां चलने का रास्ता नहीं है, फंड ही नहीं है। बात बोल बोल के थक चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से बात किया नागपुर के सेशन में, उन्होंने कहा मैं सब गली बनवा दूंगा, आज तक एक गली नहीं बनी। अजीत पवार साहब से फंड मांगा, अभी तक कोई फंड नहीं मिला। लोगों की जिंदगी दूभर है। और साथ ही में जो सत्ता के एमएलएज हैं उनको आराम से खटाखट पैसे मिल रहे हैं, और सैकड़ों करोड़ रुपया सत्ता पक्ष में रहने वालों को दिया जा रहा है। अपोजिशन के साथ में कपड़ा पहन घूम रहा है, बदबू आ रही है, वही बैठा हुआ है, इस चीज नहीं गुजार रहा है, और छोटी मोटी दुकान लगाकर अगर वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो आप उस पर टैक्स लगाने वाले। मतलब ये क्या मतलब होता है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जो है ना, बहुत बड़ी सरकार की तरफ से गरीबों के साथ गरीबी खत्म नहीं करना बल्कि गरीबों को मार देना, गरीबों को खत्म करना है। जिस देश में
90 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाए तो वो खाना नहीं खा सकते। उस देश में आपको गरीबी दूर करने के उपाय करने के बजाय आप गरीबों के साथ तो कर रहे हो। और आज अभी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यानी 100%, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो जरूर उनको रोका जाए, रोहिंग्यानी आ रहे हैं जरूर उनको रोका जाए। लेकिन मैं खास तौर से एक मालेगांव की बात करूं कि कोविड के अंदर मालेगांव में जो बच्चे पैदा हुए उस वक्त उनकी सर्टिफिकेट, पैदाइश की बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही, जो मर रहा था उनकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रही थी। अब वो बड़े हो गए हैं, स्कूल जा रहे हैं, आज तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिली है। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्यानी के नाम पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दिमाग में बहुत भारतवर्ष को प्रेम करने की बात करते हैं, लेकिन वो नफरती लोग हैं। पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने सर्टिफिकेट रोक दिया, सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रही उनको। अब वो उनको वो वही रहने वाले हैं, अब उनको बांग्लादेशी रोहिंग्यानी कहा जाएगा। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास बस सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि तुरंत जो लोग लीगल हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, खास तौर से मालेगांव में सरकार बात करे और उन लोगों को कम से कम जल्द से जल्द जो सर्टिफिकेट मिले। जितने मुस्लिम इदारे हैं, जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का सीईओ जो है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है सीईओ बनने की, और उसको यहाँ रहना है औरंगाबाद। एक जो जिस क्वालिफाइड का डिप्टी सेक्रेटरी जो भी रैंक के उसके बनते हैं, एक अच्छा, और ये सरकार अच्छी तरह जानती है कि कौन सा व्यक्ति बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन सा व्यक्ति शरीफ है। एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे इंसान को वक्फ बोर्ड पर बिठाया जाए ताकि वक्फ बोर्ड का मसला जो है, जो लोगों का फंसा हुआ है, वो जल्द से जल्द वो मसला खत्म हो जाए। दोस्तों, एक मसला बहुत बड़ा अदानी का है। अदानी के लोग जो है ना, बिजली की बिलें जो है उस पर भेजते हैं, मोबाइल पे भेजते हैं। स्लम में रहने वाला पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसके बाद मोबाइल भी किसी के पास नहीं है, उसको बिल ही नहीं मिल रही है। तो मेरी ये मांग है कि कम से कम स्लम में आप जो है बिल जो है लोगों के घर तक पहुंचाइए, ये जरूरी है। और आप बिना बात किए हुए आप लोग जो है ना, उनका मीटर आके उठा के ले चले जाते हो। अरे गरीब लोग हैं भाई, आप उनको बिजली माफ करने के बजाय, बिल कम करने के बजाय उनका मीटर निकाल के ले जाते हो। मेरी मांग है अदानी के सरकार से कि इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए अदानी को कि जिसका मीटर निकालना है, जिसकी बिल नहीं भरी जा रही है, 15 दिन पहले उनको नोटिस दी जाए हाथ में, और उनको नोटिस रिसीव्ड होना चाहिए। उसके 15 दिन के बाद उनका मीटर निकालना चाहिए। इस तरह से मीटर उनका निकालना बंद होना चाहिए। बिजली की बिल महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। मैं पूछता हूं कि हरियाणा में क्यों? हरियाणा भी प्रदेश यहाँ का है, दिल्ली भी यहाँ का प्रदेश है, गुजरात भी है। हमारी ये मांग है कि जितनी बिल हरियाणा में है, दिल्ली में है और गुजरात में है, वही टैरिफ महाराष्ट्र में भी लगना चाहिए। महाराष्ट्र में बिल ज्यादा आ रही है, और इस बिजली के बिल ज्यादा बढ़ने से आज गरीबों का जीना मुहाल हो गया है, और ऐसे लोगों को बिठा दिया जो गरीबों को जानते ही नहीं। हालांकि कुछ साल पहले अदानी की हालत क्या थी सबको मालूम है। आज दिमाग खराब हो गया है। आप जो गरीबों के कुछ केयर ही नहीं है, बस पैसा लेना, पैसा लेना, पैसा, पता नहीं कितना पैसा चाहिए इनको। तो मेरी मांग है कि मैं कहना चाहता हूं कि जितने स्मॉल स्केल का बिजनेस है, पावर लूम है, ये सब बिल्कुल से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। बिजली की बिल महाराष्ट्र में कम होना चाहिए। और जो ये मीटर लग रहा है, ये मीटर लगा रहे हैं, कौन सा मीटर लगा रहे हो, क्या नाम उसका? इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहे हैं। नहीं, जैसे एक आदमी अपना मोबाइल में 500 रुपया भर दिया, तो जब तक बात करता है 500 रुपया करता है, बाद में कट जाता है। ऐसे ही मीटर लगाने का इनका इरादा है कि जब बिल पूरी हो जाए अपने आप कनेक्शन खत्म हो जाए। ये क्या मतलब हो गया? ये आप टाइम दीजिए। स्मार्ट मीटर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा देश डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारे देश में पहले हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे देश में 90 करोड़ लोगों को राशन मिलता है तो जीते हैं वो। उस देश में आप लाओगे वो चीजें जो डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इन चीजों पर सड़क पर उतर कर जरूर जो है ना वो आंदोलन करेगी। मिड डे मील में अंडा, पुलाव, मीठी खिचड़ी वगैरह सब बंद करने का फैसला कर दिया गया। सरकार लगता है इनका पैसे ही नहीं है। अगर पैसा कम है तो मंत्रियों को गाड़ी निकाल लो। गाड़ी थी ना उनका, पहले भी गाड़ी थी, एमएलए थे, वो गाड़ी में चले। बंगला निकाल दो, बंगला तो घर तो था ना उनके पास, में रहे वो लोग। ये क्या मतलब है? आप जो है जो कुछ मिलता है गरीबों को वो उस पर बैन लगाना चाहते हो, उन पर जो है स्लम में प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहते हो, और जो है आपका जो खर्चा वो कम नहीं करना चाहते हो, वो खर्चा कम किया जाए। बिल्कुल इस तरह से मैं कहना है। टीचर्स की सैलरी बाकी पड़ी है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है।
अब टीचर्स कहेंगे कैसे? दो तो कई महीने की सैलरी रुकी रहती है, अस्पतालों को दवाएं रुक जाती हैं कि पैसे नहीं दिया। आज आप नायर जाइए, आप जितने बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पर हैं उसमें जाएंगे आप, अगर आपको वो कराना है, MRI कराना है, आप बीमार आज हैं, बोले 20 दिन के बाद आओ, हमारा MRI खराब पड़ा है, चिट्ठी देते हैं, जाओ बाजू में करा के ले आ जाओ, उससे कमीशन मिलता है, दवाओं की चिट्ठी दे दी जाती है। ये खुलेआम हो रहा है, ऐसा नहीं कोई छुप के हो रहा है, और रोजाना हो रहा है। लेकिन बोल बोल के थक गए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने 25 लाख का बीमा बना दिया है, एक किसी को जो है एक पैसा देना नहीं पड़ेगा, फ्री इलाज होगा। अस्पतालों में जाओ ना, अस्पताल बोलते हैं भाई मेरे पास बेड नहीं है, क्योंकि पैसा बिल आई नहीं रही, तो हम आपको लेंगे कैसे, वापस कर दिया जा रहा है। मैं प्रेस वाले भाइयों से कहना चाहता हूं, सरकार की इन नाकामियों को आपको उजागर करना चाहिए, किसी जल्द से जल्द इसको उजागर करना चाहिए। अभी शताब्दी अस्पताल में एक स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला ECG कर रहा है, ECG कर रहा है, और उसके बाद हमारी नगर सेविका बुर्का पहन के एक पेशेंट बन के गई, दरवाजा खोली तो वो एक लेडी को कपड़ा उठा करके उसकी ECG कर रहा है। अब सोचिए आप, और उसके बाद इतनी आवाज उठाई कि प्रेस में आया, चारों तरफ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। ये हालत हुई है। शताब्दी हो गया, या यह हॉस्पिटल जो है अपना ये क्या बोलते, कस्तूरबा अस्पताल, इन सब में सफाई के कारीगर, इसमें अभी जो है कस्तूरबा में जो बैंडेज लगाना था, तो सफाई कारीगर बैंडेज लगा रहे, डॉक्टर ही कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। ये बंबई जैसे शहर में अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ सरकार फेलियर है इन मामलों में सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इस दोस्तों, अभी नांदेड़ और औरंगाबाद में बच्चों की जो मौत पहले हुई थी अस्पतालों में, इसकी सुनवाई सरकार ने बहुत फटकार लगाई है, और ये कहा कि आपने फंड का 66% इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हेल्थ का 66% आपने पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया, और फैसिलिटी नहीं अस्पताल के अंदर है। इतनी फटकार लगाई गई, और इसके बाद भी खाली पोस्ट नहीं भरी गई आज तक, और आवाज चिल्लाते रहो, कुछ होता नहीं है। इसलिए तो हम आप प्रेस के सामने कहना चाहते हैं कि सरकार इन नाकामियों को दुरुस्त करे। गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो है अभी जो रोजाना नफरती भाषण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर और खराब होगा। मैं पूछूं, जिस देश में औरत साथ में रह जाए कानून बनाने की बात हो रही है, जिस देश में आदमी के साथ शादी करके रह सकता है, आजादी की इतनी बात हो रही है, तो फिर आप धर्म परिवर्तन ला करके आजादी क्यों रोकना चाहते हैं? मैं इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ आप आजादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हो कि इंसान की आजादी पे रोक नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये बात करना चाहते हो। और जिस देश में 85% हिंदू हो, उनकी सरकार हो, उनका प्राइम मिनिस्टर हो, उनका चीफ मिनिस्टर हो, उनका राष्ट्रपति हो, उनकी हुकूमत चारों तरफ हो, उन्हीं को मुसलमानों से खतरा पैदा हो गया है। जो कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं और सरकार भी सुन रही है, तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में मुकदमा करेंगे क्या? कोर्ट में बहुत मुकदमे गए, कोर्ट में केसेस 20 तारीख फैसला होता है। आज कोर्ट की हालत यह है कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एक पुश्त मर गई, दूसरी मर गई, तीसरी पुश्त में फैसला नहीं हो रहा है। जाए कहाँ? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? जाएंगे कोर्ट। मैंने कल 7 तारीख को इस्लाम जिमखाना में समाजवादी पार्टी की एक वकीलों की बड़ी विंग बनाने की तैयारी कर रहा हूं, और उनसे कहूंगा इन चीजों पर नजर रखो, देश की लोकशाही को जहां खतरा हो उसमें आप कोर्ट में जाओ। अभी हम 8 तारीख को एक पीडीए की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमारे MLC हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं, वो आ रहे हैं उसमें। कौन यादव, क्या नाम उनका? लाल बिहारी यादव साहब आएंगे उसमें, और हम लोग ये नरमन पॉइंट यशवंतराव चौहान का परेड पे, यशवंतराव चौहान हॉल में एक बड़ी मीटिंग इसके ऊपर कर रहे हैं, पीडीए के ऊपर। देश में कुछ राज्यों में UCC लागू हो गया, महाराष्ट्र में भी
करने की चर्चाएं चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इनकी सरकार है, इनका दिमाग आसमान पे है, मेजोरिटी के बेस पर जो चाहे फैसला कर लें। मगर इन्होंने अगर कहा कि एक देश एक कानून, तो इसमें एक समुदाय को एग्जम्पशन क्यों दिया गया? मेरा पूछने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये किसी के धर्म में इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, बीएमसी चुनाव 3 साल से नहीं हुए आपने कहा, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की हामी भर रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? अकेले लड़ेगी या इनके साथ जाएगी? नहीं, मैं तो अकेले लड़ूंगा, इनके साथ जाऊंगा नहीं, मुझे लेंगे भी नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग कोई कोऑर्डिनेशन करते नहीं। ये सब ऐसे हैं कि बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं अपने लुथड़े के लिए। एक तरफ अलायंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अभी कांग्रेस जो आपके खिलाफ लड़ रही है, कल फिर आगे इलेक्शन ना आइए अलायंस करने, फिर वह बहुत अच्छी पार्टी है, हम साथ में हैं, फिर 3 दिन के बाद लड़ाई कर लेंगे। ये वोटों की राजनीति है। बहुत दुर्भाग्य है कि लोग जो है सीटें चुन के आते भी नहीं और आपस में लड़ करके अलायंस पूरा खराब कर देते हैं। समाजवादी कितनी सीट से लड़ेगी? मुंडे जो है उन पर करुणा मुंडे उनकी पहली पत्नी को कोर्ट के सरकार की, और फैमिली कोर्ट ने ये भी कहा है कि मंत्री धनंजय मुंडे ने घरेलू हिंसा की है करुणा मुंडे। कैसे देखते हैं कैबिनेट मंत्री अपनी बीवी पर? ने अगर अपनी बीवी पर अत्याचार कर रहा है तो उस पर केस होना चाहिए, और उनको जो सरकार जो है ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और महिलाओं के साथ अत्याचार हो तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एनडीए और यूपीए दोनों आपस में लड़ने की बात करते हैं। महाराष्ट्र के भीतर यूपीए के लोग इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो आपस में ही इस तरीके से लड़ रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, इनका अलायंस इस तरीके से देखते हैं और आप इस अलायंस को खासकर महाराष्ट्र में बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अलायंस जो बना था यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और देश में जो है इंडिया अलायंस, ये लोग पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो थोड़ा ठीक थे, लेकिन उसके बाद दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सीटें चुनकर आ गई। तो ये लोगों ने जो ये किया ना, मैं समझता हूँ इससे जो है ना सबक सीखना चाहिए इनको महाराष्ट्र के इलेक्शन से। अभी भी सवेरा है, बैठ करके सीटों पर झगड़ा करने के बजाय अगर एक ही नीति के लोग हैं तो अब कायदे से अलायंस करना चाहिए, वरना फायदा नहीं, अलायंस से कुछ होने वाला नहीं। लाड़की बहन योजना जो है उसके नियम रोज के रोज बदल रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहना है सरकार का कि कई सारी बांग्लादेशी महिलाओं ने भी इसका लाभ उठाया। बांग्लादेशी महिलाओं ने उठाया तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपने दिया क्यों उसको भाई? अगर उनके पास आधार कार्ड है, उनका राशन कार्ड है, उनके पास सारी चीज़ है, तो जिन लोगों ने दिया पहले उनको आप पनिश करो, उनको देखो आप। ये तो सरकारी नाकामी है देने की। और लाडली बहना की स्कीम देकर के सरकार ने बैठ के आ गए, अब रोजाना उस पर चर्चा हो रही है, सारा खजाना खाली हो चुका है, लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। सरकार को देखना चाहिए ना कि भाई इलेक्शन के लिए जीतने के लिए सारा खजाना खाली कर दो और लोगों की तनख्वाहें न दो, लोगों में पेमेंट नहीं करो, तो ये तो ठीक नहीं है देश के लिए। Once upon a time, political party was calling as a poisonous party, but now the time has come. The political party has become the killing party. For example, सब बड़े-बड़े लोगों का आजकल मर्डर होते रहते हैं, सैफ अली खान और बहुत से लोग का होता है। So you tell me, sir, when you got this? Let me speak one day, please. When we got this independence, for what purpose, sir? इंडिपेंडेंस तो सिर्फ बड़े लोग प्रूव करते हैं, हम मिडिल क्लास आदमी सब गरीब थे, हम तो सब मारे जा रहे हैं। आजादी का तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरी पार्टी में आ जाओ। वही तो लड़ रहा हूँ मैं, वही तो कर रहा हूँ, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। वही हमारा भी कहना है कि आजादी सिर्फ बोलने के लिए रह गई है, आजादी नहीं है। और अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ आज तक आपको मालूम है क्या? एक एमएलए, एक एक्स एमएलए, एक पार्टी का लीडर, और उसके बाद जो है इसके बाद आज तक इसका खुलासा ही नहीं हो पा रहा है कि मर्डर क्यों हुआ उसका इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, सरकार कुछ छुपाती है। चलिए मैं और आप चले पूछते हैं होम मिनिस्टर साहब से, बताते ही नहीं तो क्या करूं पता ही नहीं चल रहा है। 150 सीट से खाली तो बजाओ यार। सर, अक्षय सिंघे एनकाउंटर मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि वो केस पीछे लेना चाहते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पटा लिया होगा लोगों ने, तो कुछ डरा दिया होगा या पैसे दे दिए होंगे, ऐसी होता है। इसी तरह आज केसेस जो है ना, केसेस जो आज सजाएं नहीं लोगों की हो रही, यही वजह उसकी है कि इतना लंबा पीरियड हो जाता है उसका, लोग थक जाते हैं। क्या करेंगे लोग? मेरे ऊपर केस है, मैं खुला बोल रहा हूँ, शू स्कैम। मुझे नहीं मालूम क्या होता है शू स्कैम। मेरी शूज की दुकान तो जरूर थी,
लेकिन मैं उस दुकान में एक जो है स्लीपिंग पार्टनर, मेरे पार्टनर का अफिडेविट है कोर्ट में कि अबू आसिम आजमी स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। अच्छा, अगर गुनाह किया तो सजा दो। 2000 का केस है, आज कितने 25 साल हो गए, अभी तक सिर्फ और सिर्फ तारीख पड़ती है और कुछ नहीं होता है। 25 साल हो गए, कितने मर गए भाई, गवाह हुआ सब, सजा कहां से दोगे? तुम तो मरते जा रहे हैं सब। चलाओ, जिसने गलती की उसको सजा मिलना चाहिए। सुई स्कैम, जो कॉबलर्स को गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स में छूट थी ना, कॉबलर से सर्टिफिकेट लेते थे और कॉबलर्स का जो है वो बना करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना करके उससे जो है टैक्स माफी लेते। दिल्ली चुनाव हो गया, बीजेपी कर रही कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं और वहाँ हमारी सरकार बनने वाली है, तो इसमें क्या गणित है? नहीं, बीजेपी को पता पहले से पता रहता है इनको, तो बोल देते हैं इतना, लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह आएगी यूपीए की सरकार, मैं दुआ कर रहा हूँ। सर, अभी अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडियंस को, जो निर्वासित इंडियंस थे वहाँ पे, उनको वापस भेज रहे हैं, अहमदाबाद में ट्रेनिंग कर करके। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमने सिखाया उनको ना, हम ही सिखा रहे हैं उनको। अगर हमारे देश में भी कहीं के कोई लोग कुछ है तो हम तो उनको मार मार के भगा रहे हैं। उसी तरह उनके देश में लोग जो हैं जिनके पास परमिट नहीं है उनको निकाल रहे हैं वहां से। इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत से लीजिए, पहले भारतवर्ष में बांग्लादेश भी था, भारत अफगानिस्तान भी था, बर्मा भी था, हमारी सीमाएं थी। इंसान है, इंसान को पैदा करने वाला कौन है? भगवान है, अल्लाह है, उसी के बनाए हुए सब हैं। अगर कोई भूखा आदमी आ जाता है तो उसको इस तरह से बेइज्जत करके मार के भगाना, हम लोग, हमारे ये है कि हमारा संस्कृत, हम उसको खाना खिला के आराम से उनके एम्बेसी को बुलाकर उनको भेज दें यहाँ से। हम तो देख रहे हैं 30-30 साल से रहे हुए लोग मार मार के जेल में भेजे जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं है। ज़रूर निकाला जाए उनको, लेकिन इंसानियत के तरीके से हथकड़ी लगा के नहीं भेजना चाहिए। अगर अमेरिका भेज रहा है तो अमेरिका के मैं कंडेम करता हूँ।